शुभ प्रभात, नमस्कार, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज़ादी के 73 बरस पूरे हो गए हैं, 74वां शुरू हो गया है। तो इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आने वाला समय उन सब परेशानियों को कुछ हद तक कम कर पाएगा, कुछ समस्याओं का हल यह देश, इस देश का निज़ाम ढूंढ पाएगा, जिनसे आज के दौर में इस देश की जनता बुरी तरह त्रस्त है और परेशान है। मैं आपको शुरुआत करता हूँ नीरज जी की कुछ गीतिकाओं से, कुछ गज़लों से, गीतिकाओं से। सही शब्द क्या है मुझे नहीं मालूम। किताब जिससे मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें इसको शब्द गीतिकाएं दिया गया है। बहुत सुंदर है। नीरज अद्भुत रचनाकार थे, अद्भुत गीतकार थे, लेकिन उनकी इस प्रकार की, जिसे कि किताब में गीतिकाएं लिखा गया है, मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, सोचा आपसे भी साझा कर लूँ। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, सबूत हैं मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, यहाँ पे उजालों ने खुदकुशी की है। कभी भी वक्त ने उनको नहीं मुआफ़ किया, कभी भी वक्त ने उनको नहीं मुआफ़ किया, जिन्होंने दुखियों के अश्कों से दिल लगी की है। ना हम ना तुम ही जमाना करेगा कल निर्णय, ना हम ना तुम ही जमाना करेगा कल निर्णय, कि तुमने राहजनी की या की रहबरी की, कि तुमने राहजनी की या रहबरी की। जली है आग में, जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पाँव की छालों ने कुछ नमी की है। ना लड़खड़ाया कभी और ना कभी बहका हूँ, ना लड़खड़ाया कभी और ना कभी बहका हूँ, मुझे पिलाने में फिर तुमने क्यों कमी की है। किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने, किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने, समझ ले तूने खुदा की ही बंदगी की है। बहुत हैं और यहाँ गीतकार ए नीरज, बहुत हैं यहाँ गीतकार ए नीरज, हमी ने सिर्फ हर एक रात रेशमी की है। नीरज अद्भुत थे। मुझे उम्मीद है आपको उनकी ये गीतिकाएं पसंद आएंगी। एक प्रश्न बहुत दिनों से मन को कचोट रहा है। जो सुबह मैं ये पाठ करता हूँ गीत का, कविताओं का या कहानियों का, इसमें जो मित्रों के रिस्पॉन्स आते हैं उनमें उस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देता है कि ये कविताएं या कहानियां या गीत किसके हैं। जैसे मैंने पिछले हफ्ते शुरुआत की एक बहुत बड़े कथाकार की जीवनी की, और मुझे पूरी उम्मीद थी जो मित्र मुझे लगातार सुनते हैं और जो हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, कम से कम वे तो इस लेखक का नाम बता पाएंगे। इससे एक चीज़ स्पष्ट उभर के सामने आ रही है कि न केवल आम पाठक वर्ग, वह पाठक जो कि हिंदी साहित्य से दूर होता जा रहा है या हिंदी साहित्य के प्रति उसकी ललक ख़त्म हो गई है, बल्कि जो हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हैं, विषय से जुड़े हैं या हिंदी साहित्य में हैं, वे भी या तो इन दिनों उतना नहीं पढ़ रहे हैं और या फिर उन तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है। चूँकि हिंदी के कई साहित्य की दुनिया के मित्र मुझे सुनते हैं, इसलिए उनका उत्तर न आना मुझे बहुत अचंभित करता है। बहरहाल, मैंने जो गत सप्ताह पहला अध्याय पढ़ा था एक बहुत बड़े रचनाकार की जीवनी का, उनका नाम बता देता हूँ, जैसे कि जो मुझे सुने उन्हें ज़्यादा आनंद आए कि ये किसने लिखा है, किसकी आत्मकथा है। इसका नाम है जो मैंने जिया और लेखक हैं कमलेश्वर। बहुत शानदार आत्मकथा है। मैं इसका कमरा नंबर 512 आपको सुना चुका हूँ।
आज मैं इसका दूसरा अध्याय कृष्णचंद्र से पहली मुलाकात पढ़ने जा रहा हूँ। गौर फरमाइएगा। इन्हीं गुलजार दिनों में मेरे साहित्यिक जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। नई कहानी आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन बन चुकी थी और हमारा त्रिकोण मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव हिंदी की भाषाई सीमा पार करके तमाम भारतीय भाषाओं में पहुंच चुका था। इस त्रिकोण के लेखकों को पढ़ने, उनसे मिलने और उन्हें देखने के लिए लोग उत्सुक रहते थे। मुझे अपनी इस लोकप्रियता का एहसास था। एक दिन मेरे उसी गुलजार कमरे में एक साहब पूछते हुए आए, ठिगने कद के खूबसूरत से आदमी। उनके साथ एक मोटे तगड़े से अधेड़ आदमी भी थे। मेरी मेज कमरे के कोने में थी। उन्होंने कमरे में घुसते ही पूछा, कमलेश्वर साहब यहीं बैठते हैं? मेरे दफ्तरी साथी ने मेरी ओर इशारा कर दिया। ये दोनों सज्जन बड़ी गर्मजोशी से मेरी ओर आए, 2-3 लड़कियों की तरफ तारीफ भरी नज़रों से देखते हुए, पर उन्हें लगभग मेरी मेज से हटाते हुए। आते ही मेरे ही कद के उन सज्जन ने मुझे बाहों में भर लिया, प्यार किया और लड़कियों से खाली हुई 2 कुर्सियों को खींचते हुए साथ वाले आदमी से बोले, हकीम साहब बैठिए। हकीम साहब एक उड़ता सा आदाब करके बैठ गए। भाई कमलेश्वर, ये हकीम साहब उर्दू के एक बहुत बड़े पब्लिशर हैं। ये तुम्हारा नावल उर्दू में छापना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा है कि हिंदी के इस आला तरीन अफसाना निगार से मैं आपको मिलवा देता हूँ, तो भाई आप इन्हें अपने हिंदी नावल को उर्दू में छापने के राइट्स दे दीजिए। मैं हैरत में था और इस तरह की जोर ज़बरदस्ती के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़कियों को हटाकर इस तरह घुस पड़ने वालों के लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने कुंठाग्रस्त हिंदी वालों की तरह पूछा, लेकिन मैंने तो कोई नावल लिखा ही नहीं है। अपनी एक आंख दबाते हुए इस खुशनुमा से ठिगने आदमी ने कहा, मजाक मत कीजिए और इस तरह टालिए मत। और वह व्यक्ति बार बार अपनी आंख दबाकर मुझे जैसे आगाह करने लगा हो कि आगे कुछ मत बोलो। इसी के साथ उसने हकीम जी से कहा, सोच क्या रहे हैं, पेशगी रकम कमलेश्वर की नज़र कीजिए। और मेरे सामने 100 के 3 नोट पेश हो गए। ठीक है, ये अपनी परमिशन और नावल का हिंदी मसविदा आपको भिजवा देंगे। आप कहीं जाने की जल्दी में थे, हो आइए, पता वगैरह मैं इनको दे दूंगा। इस ठिगने से खुशनुमा आदमी ने कहा। हकीम साहब आदाब करके चले गए और अब वह ठिगना सा खूबसूरत आदमी मेरे सामने हंसता हुआ बैठा था और मैं उसे एक बच्चे की तरह देख रहा था। यह आदमी और कोई नहीं, प्रगतिशील भारतीय लेखन का इतिहास पुरुष कृष्णचंद्र था। कृष्णचंद्र से यह मेरी पहली मुलाकात थी। मैं हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने लगने ही नहीं दिया कि वे कृष्णचंद्र थे। फिर तो बातों का ऐसा सिलसिला चला कि ख़त्म ही नहीं हुआ। हम साथ साथ चाय पीने गए, दुनिया जहान की बात करते रहे और उन 2.5-3 घंटों में भी सैकड़ों बातों में से उनकी एक बात मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मेरी मेज के इर्द गिर्द 3-4 लड़कियों को हटाकर खुद बैठ जाने की जगह बनाने वाली बात की ओर इशारा करते हुए कृष्ण भाई ने कहा, एक बात तुम्हें बताऊं कमलेश्वर? जी बताइए, मैंने कहा। तुम शादीशुदा हो? जी हाँ हूँ। तो तब ठीक है। इस हिंदुस्तान में लड़कियां तो बहुत मिलती हैं, मगर शादी के बिना नहीं मिलती। इसलिए जिस लड़की से शादी की है उसी को अपना सबसे बड़ा हासिल समझना और सब्र करना। कहकर उन्होंने एक अर्थ भरा कहका लगाया और खांसते हुए मुंह में आया कफ रुमाल में जब्त कर लिया। दूरदर्शन की उन दिनों की यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि मैं कृष्णचंद्र भाई से पहले कभी मिला नहीं था और यह उनका भड़प्पन था कि वे खुद मालूम करके यह पता करने पर कि मैं दूरदर्शन में हूँ, एक बड़े लेखक की तरह नहीं, एक हम उम्र दोस्त की तरह मिलने आए थे। उन्हें यह भी मालूम था कि मेरी तनख्वाह 200-250 रुपया महीना है, या उन्हें अंदाज होगा कि सरकारी नौकरी में मुझे कितनी तनख्वाह मिलती होगी और दिल्ली जैसे शहर में मेरा खर्चा कैसे चलता होगा। इसलिए उर्दू के प्रकाशक हकीम साहब को लेकर आए थे और 300 रुपये दिलवा गए। उस जमाने में लेखन से 300 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात थी, और वह भी एकमुश्त। उन दिनों कहानियों का पारिश्रमिक 20 से 25 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं मिलता था। कृष्णचंद्र के दूरदर्शन आने
और मुझसे मिलने की खबर सब कमरों में फैल गई और लोगों की नज़रों में मेरा दर्जा एकाएक बढ़ गया। उन्हें पहली बार यह मालूम हुआ कि अदब और साहित्य से मेरा कुछ खास रिश्ता है और मेरी कुछ खास जगह भी है। दूरदर्शन में तरह तरह के स्क्रिप्ट लिखते हुए और कार्यक्रम पेश करते हुए भी मेरा लेखन कार्य जारी था। इन्हीं दिनों मैंने दिल्ली में एक मौत, खोई हुई दिशाएं, एक थी विमला, मांस और दरिया आदि बहुत सी कहानियाँ लिखीं और डाक बंगला और तीसरा उपन्यास भी, तीसरा आदमी भी। नाईवालान वाले घर में हम 4 दोस्त एक साथ रहते थे। मैं, नरेश बेदी, जयंत गडकरी और प्रद्युमन सिंह। हम एक कमरे के मालिक थे और साथ ही चारों मार्क्सवादी थे। वह घर एक तरह का कम्यून था जहां इलाहाबाद की तरह ही वाद विवाद और बहसें चलती रहती थीं। मोहन राकेश तब दिल्ली आ चुका था और राजेंद्र यादव कलकत्ता छोड़कर दिल्ली पहुंचने की तैयारी में था। तमाम लेखक और सक्रिय युवा उस घर में जुटते थे। जब भी बलराज साहनी दिल्ली आते वे बड़े भाई की तरह हमसे आकर मिलते। सन 62 में चीनी आक्रमण के समय बलराज साहनी की नाईवालान में आकस्मिक उपस्थिति ने हम चारों को जेल जाने से बचाया था। पर यह घटना मेरे दूरदर्शन छोड़ने की बात की है। सन 1961 में मैंने दूरदर्शन छोड़ दिया था। दूरदर्शन एक सुगठित परिवार के रूप में विकसित हो चुका था। हर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ देता, पर उस समय दूरदर्शन की पहुंच सिर्फ 12 किलोमीटर थी और हमें अभी तक एक्सपेरिमेंटल टेलीविज़न होने का दर्जा ही हासिल हुआ था। दोपहर में हम यूनेस्को और विदेशी विशेषज्ञों की देखरेख में समाज सुधार, स्वास्थ्य सुधार और नागरिक जीवन की जानकारियां देने वाले और नागरिक जीवन की शिष्टताएं बताने वाले प्रोग्राम देते थे। विदेशी विशेषज्ञों की जिद्दी समझबूझ के चलते हमें दिल्ली के नागरिकों को यह बताना पड़ता था कि वे सड़क का जेब्रा क्रॉसिंग कैसे करें, कहाँ थूकें, कहाँ कूड़ा फेंकें और सार्वजनिक जगहों पर कैसे उठे बैठें। इस कार्यक्रम के लिए हमने एक फूहड़ पात्र संकटा प्रसाद की कल्पना की थी, जिसे पुरानी टोपी और मोटी मूछें लगाकर राजेश्वर नाथ अभिनीत करते थे। जिन गरीबों के पास एक वक्त की रोटी के खाने के पैसे नहीं, उन्हें हम बताया करते थे कि कितनी दाल, कितनी सब्जी, अंडे और मछली उन्हें खानी चाहिए। वे विदेशी विशेषज्ञ हमें सभ्य, सुसंस्कृत और संतुलित रूप से स्वस्थ नागरिक बनाना चाहते थे। बातचीत के दौरान कई बार बेहद झगड़े भी हो जाते। एक खास नियम यह था कि प्रयोग समाप्ति के बाद सेट की सारी सामग्री गिनकर स्टोर में जमा करा दी जाए। एक बार मैंने संतुलित भोजन के कार्यक्रम में आई मछली फ्लोर मैनेजर बोस को दे दी तो मुझसे लिखित सफाई मांगी गई कि सेट्स के लिए 18 आइटम बाजार से आए थे, 17 ही जमा किए गए हैं। एक आइटम के पैसे यदि उचित कारण नहीं दिया गया तो क्यों ना तुम्हारी तनख्वाह से काट लिए जाएं। उस बार माफ़ी मिल गई, पैसे नहीं काटे गए। कुछ ही दिनों बाद वही प्रोग्राम दोबारा देना पड़ा और मैंने जूते के डिब्बे में बंद करके 18वां आइटम मछली भी स्टोर में जमा करा दी। दूसरे दिन सबकी नाकें फटने लगीं। विदेशी विशेषज्ञ तो बहुत ही परेशान थे। उन दिनों स्टोर भी 5वीं मंजिल पर ही पिछली तरफ की सीढ़ियों के पास वाला कमरा था। स्टोर का सारा सामान निकाला गया, सफाई की गई, कोई मरा हुआ चूहा हाथ नहीं आया। डीडीटी और फिनाइल छिड़क कर फिर सारा सामान भीतर रख दिया गया, लेकिन बदबू बदस्तूर जारी रही। सब परेशान थे, खास तौर से पिछली विंग वाले लोग लगभग हड़ताल करके दूसरे कमरे में बैठ गए। कामकाज ठप था। फिर मैंने बता ही दिया वह 18वां आइटम बदबू दे रहा है और तब वह सड़ी हुई मछली का डिब्बा बाहर निकालकर फेंका गया। नौकरशाही की परिपाटीबद्धता की एक और मज़ेदार घटना 15 अगस्त के अवसर पर हुई। तय हुआ कि 15 अगस्त के लिए एक फिल्म बनाई जाए। उत्साह बहुत ज़्यादा था क्योंकि यह पहली टीवी फिल्म बनने जा रही थी। टेंडर मांगे गए और सबसे सस्ता टेंडर मंजूर कर लिया गया। प्रेम शर्मा नामक एक फिल्मकार, कैमरामैन और निर्माता हमें टेंडर के माध्यम से सौगात में मिले। मैं बहुत उत्साहित होकर उनके साथ जमुना बाजार और लाल किले की फिल्मिंग करने गया। प्रेम शर्मा एक विशेषज्ञ कैमरे की तरह अपना 16 मिलीमीटर का कैमरा लेकर एक अस्तबल की छत में चढ़ गए। फिल्मिंग शुरू हो गई। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को तिरंगा फहराकर बहती हुई नाली, खुला हुआ नल और गोबर करती हुई गाय को भी फिल्माया गया। 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए इन दृश्यों, खुले नल, नाली में बहते हुए पानी और गोबर करती हुई गाय के शॉट्स को कलात्मक और कैंडिड करार दिया गया।
प्रोसेसिंग के लिए नेगेटिव लेकर प्रेम शर्मा मुंबई गए। वहीं उन्होंने फिल्म का संपादन किया और दिल्ली लौटकर मेरी कमेंट्री रिकॉर्ड की। फिल्म तैयार हुई। बेहद उत्साह से दूरदर्शन में पहली फिल्म का सबने प्रीव्यू किया और फिर लोएस्ट कोटेशन के मुताबिक प्रेम शर्मा को ही उसके प्रसारण प्रोजेक्शन का भार भी सौंप दिया गया। उस समय तक कोई प्रोजेक्शनिस्ट दूरदर्शन में था नहीं। 15 अगस्त का महान दृश्य फिल्म का प्रसारण शुरू हुआ और सब भौचक्के थे कि फिल्म के आखिरी दृश्य, नाली में बहता हुआ पानी नल में जा रहा था, तिरंगे झंडे लिए बच्चे उल्टे पैर पीछे लौट रहे थे और जमीन पर पड़ा हुआ गोबर खुद उठ कर गाय के भीतर जा रहा था। प्रेम शर्मा फिल्म को रिवाइंड करना भूल गए। फौरन प्रसारण रोका गया, रुकावट का कार्ड लगाया गया और हमें अपनी गलतियों को छिपाने के लिए रुकावट का कार्ड लगाने का पहला मूल मंत्र भी मिल गया। रुकावट के लिए खेद है जैसे शालीन शब्दों को जोड़कर यह महामंत्र अब तक कारगर बना हुआ है। परिवार बढ़ता जा रहा था, मेरा काम भी हल्का होता जा रहा था। इससे मुझे अपने लेखन के लिए समय मिलने लगा, पर फिर भी कुल मिलाकर औसतन 1 महीने में मैं कम से कम 10 घंटे की स्क्रिप्ट लिखा करता। 100 रुपये महीने माँ को भेजता, इसलिए वेतन के 175 बचते। मकान का किराया 150 रुपये महीना था, जेब में 25 रुपये रह जाते। अपने काम के भार को देखते हुए मैंने तनख्वाह बढ़ाने का निवेदन किया। चूँकि अभी छोटा विभाग था, इसलिए महानिदेशक ने बात करने के लिए बुलाया। मैंने 10 घंटे प्रतिमाह का प्रोग्राम लिखने के आधार पर अपना गणित पेश किया। सर, 10 घंटे प्रोग्राम लिखने का मतलब है 2.5 घंटे की 4 फिल्में लिखना। अगर एक फिल्म का मेहनत आना मैं 15,000 भी मानूं तो 60,000 रुपये प्रति माह मेरी तनख्वाह होनी चाहिए। माथुर साहब ने सुनहरी कमानी के चश्मे से मुझे देखा और मुस्कुराए। मैंने कहा, सर 60,000 मत दीजिए, 30,000 दे दीजिए। 30,000 छोड़ 15,000 से भी नीचे मुझे मंजूर है। कितना? माथुर साहब ने शायद मजाक में ही पूछा था। सर, आप मुझे सिर्फ 500 रुपये महीने दे दीजिए। मैंने कहा तो लगा कि इस बात से उनका भरपूर मनोरंजन हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के वक्त सोचेंगे। मगर फिर कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यू होने का सवाल ही नहीं आया। हुआ यह कि महारानी एलिजाबेथ भारत आ रही थीं। दूरदर्शन ने पहली बार ओबी आउटडोर लाइव टेलीकास्ट करने की ठानी और मुझे भी उस टीम के साथ भेजा गया जो कैमरा पोजीशंस तय करने गई थी। मुझे मुख्य पॉइंट से कमेंट्री करनी थी। राजपथ पर स्थान देखते देखते हम इंडिया गेट के पास पहुंच गए थे। वहां जॉर्ज पंचम की वह मूर्ति लगी थी जिसकी नाक समाजवादियों ने मूर्तियां हटाओ आंदोलन के दौरान तोड़ दी थी और जॉर्ज पंचम के मुंह पर कोलतार पोंछ दिया था। उस जगह से महारानी की सवारी गुजरने वाली थी, इसलिए 25-30 मजदूर टिकटी पर चढ़े हुए मूर्ति का शैम्पू कर रहे थे। यही जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का विचार मेरे दिमाग में आया। रात को मैंने कहानी लिखी और दूसरे दिन उसे नई कहानियों के लिए भैरव प्रसाद गुप्ता को थमा आया। वह कहानी उन्हें पसंद आई और उस महीने की पत्रिका का पहला फॉर्म छपने जा रहा था। अतः उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी पत्रिका की पहली कहानी के रूप में छाप दी और मेरे घर का पता नामालूम होने के कारण उसमें दूरदर्शन का पता छाप दिया। कहानी पढ़कर किसी ने सरकार से शिकायत कर दी। मुझे मंत्री महोदय डॉक्टर केसकर ने तत्काल तलब किया और मुझसे सरकारी नौकरी होने के कारण ऐसी सरकार विरोधी कहानी लिखने का लिखित खुलासा मांगा। मुझे पता ही नहीं था कि सरकारी नौकरों पर यह नियम भी आयद होता है। मेरे पास कोई उत्तर था भी नहीं। मैं अजीब उलझन में पड़ गया। अता पता कुछ था नहीं। पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा थी। घर से खबर आई मेरी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया है। माँ ने घर भी बुलाया था। मैं अपनी पहली संतान को देखना भी चाहता था। छुट्टी मिलती नहीं थी, पैसे पास थे नहीं। जाना दोनों तरह से मुश्किल था। तभी खबर मिली कि मेरी पहली बच्ची की मृत्यु हो गई और धरती में गाड़ दी गई। मैं उसका मुंह तक नहीं देख पाया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा यह दुख भी दूरदर्शन के उन दिनों से जुड़ा हुआ था। इस दुख ने अजीब सा रचनात्मक रूप ले लिया और एक कतई दूसरे स्तर पर इसी दुख की कहीं दूर पहली छाया महानगर के अनुभव ने खोई हुई दिशाएं का रूप लिया। अपनी पहली बच्ची को ना देख पाने की तकलीफ ने जैसे मेरे सारे जीवन सूत्रों को तोड़ दिया था। महानगर दिल्ली में पहचान की कमी के व्यापक अनुभव में घुल मिलकर वह एक लेखक
व्यक्ति का दुख एक दुखद मानवीय सच्चाई को रेखांकित कर गया। बहरहाल जॉर्ज पंचम की नाक पर फिर उत्तर मांगा गया। फिर मंत्री महोदय ने बुलाया और कहा कि तुम कुछ भी लिख कर दे दो, हम तुम पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पर मेरा मन खट्टा हो गया था, जी उचट गया था। एक शाम मैं अपने कमरे में लगी कागज पर लिखी नाम की चिट को देखता रहा था, कमरा नंबर 512 के दरवाजे पर। दूसरे दिन दफ्तर पहुंचा तो मुझे सब कुछ पराया पराया सा लगने लगा। अतः मैंने तय कर लिया कि अगले दिन से नहीं आऊँगा। मैं तत्कालीन निदेशक कृष्णमूर्ति के कमरे में गया और उन्हें अपना फैसला बता दिया। वे ताज्जुब में पड़ गए। मुझे हैरत से देखते हुए उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो तुम? जी, मैंने यही तय किया है, लेकिन अभी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जारी है। मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि तुम्हें आगे भी रखा जाए और तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन ना मांगा जाए। डायरेक्टर जनरल ने भी तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की बात मान ली है, 300 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन सर, मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा। परेशान क्यों होते हो? तुमने अभी अभी करियर शुरू किया है, लंबा और ब्राइट फ्यूचर तुम्हारे सामने है। कृष्णमूर्ति ने बड़े भाई की तरह समझाया। सर, मेरा मन नहीं लगता, मुझे सब कुछ पराया लगता है, अपना कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे तुम नहीं जा सकते, उन्होंने अधिकार से कहा। अभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी बाकी है। वे असल में मेरे भले के लिए कह रहे थे, चाहते थे कि फैसले का वह क्षण मेरे दिमाग से टल जाए, पर मैं अडिग था। तुम जो कुछ लिटरेचर के लिए लिखना चाहते हो लिखते रहना, सिर्फ दूरदर्शन का पता उस पर मत देना। सर, मुझे यह मेहरबानियाँ नहीं चाहिए, मैं कल से नहीं आऊँगा। तुम्हें आना पड़ेगा, कृष्णमूर्ति ने अपनी भर आई आंखों को छुपाते हुए सख्ती से कहा। आप मुझे पुलिस से पकड़वा के मंगवा लीजिएगा, कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आया। मैं उस क्षण उनके अपनत्व का सामना भी नहीं कर पाया। सब कुछ बेगाना लग रहा था, एक अंधेरा भविष्य सामने था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर आकर पेंसिल डालकर कागज़ की नेम प्लेट उखाड़ी और लिफ्ट से नीचे आ गया। आकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खड़ा हुआ। सड़क सूनी थी, नीम की सूखी पत्तियां हवा में उड़ रही थीं। पतझड़ का मौसम था। यह सन 1961 था। कोई नया वर्ष, दशक या सदी मेरे लिए शुरू नहीं होने वाली थी। रात बहुत सुनसान थी, मैं बहुत अकेला था। उस पूरी रात मैंने धीरे धीरे पराया शहर कहानी लिखी थी। सुबह भी मन बहुत भारी था, सूखी हवाएं चल रही थीं। चप्पल पहनकर मैं बाहर निकल गया। आर्य समाज रोड और गुरुद्वारा रोड के चौराहे की रेलिंग पकड़े मैं खड़ा था और सोच रहा था, अब क्या करना है, कैसे जीना है। कल इसका तीसरा अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।